शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे पीआईबी की। पहली न्यूज़ पीआईबी से आई है ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ड्रोन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए, उसके यूज़ को बढ़ावा देने के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, उस प्रयास में से एक है ये भारत ड्रोन महोत्सव 2022। 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, 27 और 28 मई 2 दिन इसको आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसके अलावा विदेश के जो राजनयिक हैं या फिर राजदूत हैं वो लोग आएंगे, सशस्त्र बल के कुछ लोग रहेंगे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल रहेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मतलब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, ठीक, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां और ड्रोन स्टार्टअप आदि सहित 1600 से अधिक प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के कई सारे उपयोगों के बारे में प्रदर्शन करने वाले हैं। इस महोत्सव में अन्य कार्यक्रमों के अलावा ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र का वर्चुअल वितरण होगा, उत्पादों की लॉन्चिंग होने वाली है, पैनल चर्चा, उड़ान का प्रदर्शन, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप की प्रदर्शनी भी इसमें शामिल की गई है। तो ये तो था भारत ड्रोन महोत्सव 2022। द हिंदू की पहली न्यूज़ जगन्नाथपुरी के टेम्पल से रिलेटेड आई है, तो उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। जगन्नाथ मंदिर पहले भी चर्चा में रहा था, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने कुछ एक्ट लाई थी, कानून बनाए थे, जिसके माध्यम से जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, तो मंदिर प्रशासन जो था, मंदिर संचालन कमेटी के अधीन की ज़मीन और अन्य अचल संपत्ति को बेचने या फिर लीज पर देने के अधिकार दे दिया था। मतलब यहाँ पर ये बात कही गई है, देखो, शुरू में मंदिर संचालन कमेटी के अधीन जो भी ज़मीन थी और अचल संपत्ति थी, ठीक है, अचल संपत्ति में क्या आ सकता है, ज़मीन आ सकती है, और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें अचल संपत्ति की कैटेगरी में आ जाती। ज़मीन हो गया, आपका घर हो गया, ठीक है, कोई बिल्डिंग हो गई, तो ये सारी चीज़ अचल संपत्ति के अंडर में आ जाती। अब जो मंदिर का प्रशासन है उसने ये अधिकार इनसे ले लिया है वापस। किससे? मंदिर संचालन कमेटी से, ठीक है। ये लीज पर भी दे सकता है या फिर अचल संपत्ति को बेच भी सकता है, ठीक है। इसके बाद से मंदिर की कई विवादित ज़मीनों के मालिकाना हक में बदलाव आने की संभावना है, इधर से उधर ट्रांसफ़र होना है अधिकार। ऐसे में क्वेश्चन उठ जाता है, पहले नियम क्या थे, बाद में क्या बदलाव किया जा रहा है, ये सब इसी कारण से मंदिर न्यूज़ में रहा था। इसके हिस्टोरिकल फैक्ट को यदि हम देखें तो ये हमारे आर्ट एंड कल्चर वाले हिस्से में आ जाता है। हमारा जो सिलेबस है आर्ट एंड कल्चर का, उसमें जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, मंदिर हैं, वो सारी चीज़ शामिल हो जाती है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी नामक शहर में स्थित है। कई सारे ताम्रपत्रों का अध्ययन किया गया है और इससे ये बात पता चली है कि मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने करवाया था, ठीक है। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में। उस टाइम में राजवंश चला करता था पूर्वी गंग राजवंश। इसके राजा कौन थे? अनंतवर्मन चोडगंग। इनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। धार्मिक कथाएं भी प्रचलित है, ठीक है। मंदिर के बारे में प्रचलित धार्मिक कथाओं में जिक्र है कि भगवान जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण के मौजूद होने के कारण यहाँ यमराज की शक्ति खत्म हो गई थी, इसीलिए इस मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं। इसको सफ़ेद पैगोडा भी कहते हैं। और ये 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर में से एक है। मंदिर के चारों दिशाओं में नक्काशी किए गए 4 भव्य द्वार बनाए गए हैं, दरवाजे, और इनके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ है, जिसको हम सूर्य स्तंभ भी कहते हैं। इसका निर्माण कलिंग वास्तु शैली में बनाया गया है, ठीक है। ये मंदिर वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद से जुड़ा हुआ है।
ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लिए खास महत्व रखता है। इस पंथ के संस्थापक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। भगवान की ओर आकर्षित हुए थे और कई साल तक पुरी में रहे। मंदिर में डेली भव्य पूजा अर्चना होती है। कई वार्षिक त्यौहार भी इसमें आयोजित किए जाते हैं जिनमें भारी तादाद में लोग भाग लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व होता है रथ यात्रा का। तो आज जो हम पिक्चर देखे हैं, ठीक है, वो पिक्चर रथ यात्रा को लेकर ही है। यहाँ पर बताए जा रहे हैं जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिजन लोग होते हैं, वो कैसे करके हार्डवर्क के द्वारा, ठीक है, चैरियोट्स का निर्माण करते हैं। ठीक, चैरियोट मतलब रथ, जिस रथ को खींचा जाता है। रथ बनाए जाते हैं 3। एक होता भगवान जगन्नाथ का, उनके भाई बलभद्र का और उनकी जो बहन है सुभद्रा का। ठीक है, और फिर इनको विराजमान किया जाता है, इनकी यात्रा निकाली जाती है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। असल में 1806 में उस टाइम में जो अंग्रेज़ सरकार थी, इसने मंदिर के मैनेजमेंट के लिए कुछ नियम बनाए थे। कैसे नियम? मंदिर में जितने भी तीर्थयात्री आएंगे और यहाँ से कुछ टैक्स वसूला जाएगा उनसे। मंदिर में वरिष्ठ पुजारियों की नियुक्ति का काम ब्रिटिश सरकार करती थी। 3 साल के बाद 1809 में मंदिर के प्रबंधन की शक्तियाँ खुर्दा के राजा को सौंप दी गई थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल बना हुआ था। आज़ादी के बाद जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 पेश किया गया जो 1954 से लागू है। इस कानून में मंदिर की भूमि अधिकार, पुजारियों के कर्तव्य क्या रहेंगे, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की शक्ति क्या रहेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहेगा, मतलब पैसा का लेन देन कैसा रहेगा, कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च करेंगे। इस कानून की धारा 16(2) में कहा गया है कि मंदिर समिति के कब्जे वाली कोई भी जमीन राज्य सरकार की अनुमति के बिना पट्टे में रखना, गिरवी करना, बेचना या ट्रांसफ़र करना, ये सारी चीज़ होने वाला नहीं है। उसमें राज्य सरकार का कंट्रोल है। इसी वजह से मंदिर की जो संपत्ति लेकर के कई तरह की लड़ाई झगड़े विवाद होते रहते थे। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब संशोधन किया गया है। सेकंड वाली जो न्यूज़ देखेंगे उसमें डेमोक्रेसी को लेकर के कोई ख़ास बात तो नहीं कही गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी का उल्लेख किया गया है। इंडिया सपोर्ट करेगा डेमोक्रेसी का, स्टेबिलिटी इन श्रीलंका, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ठीक है, मोदी का कहना है गवर्नमेंट इज़ अंडरटेकिंग प्रोग्राम्स टू असिस्ट तमिल्स इन द आइलैंड नेशन। तो हमारे साउथ वाले जो स्टेट हैं वहाँ के बहुत सारे तमिल्स लोग श्रीलंका में रहते हैं। अब जब वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है तो भारत सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि उन तमिल्स की सहायता करे। इसलिए मोदी सरकार का कहना है, ठीक है, गवर्नमेंट इज़ अंडरटेकिंग प्रोग्राम टू असिस्ट तमिल इन द आइलैंड नेशन। इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, श्रीलंका में स्टेबिलिटी चाहता है कि यहाँ पर स्थिरता बनी रहे। डेमोक्रेसी के बारे में कुछ जानकारी हम देखेंगे। डेमोक्रेसी जिसको हम हिंदी में लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी का वर्ड है डेमोक्रेसी और हिंदी का हो गया लोकतंत्र। लोगों का तंत्र, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन, लोगों का शासन। तो जो डेमोक्रेसी वर्ड होता है वो डेमोस और क्रेसिया, ये ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति हुई है डेमोस और क्रेसिया से, ग्रीक भाषा का ही वर्ड है। तो जो डेमोस होता है इसका मतलब होता है जनता और क्रेसिया का मतलब होता है शासन। मतलब कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हो गया जनता का शासन। यहाँ पर कोई देश का शासन, कोई देश का राजा कौन रहेगा? लोग रहते हैं वहाँ के, ठीक है। मतलब देश किसके द्वारा चलाया जाता है? हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और फिर उन प्रतिनिधियों की सरकार बनती है और वो सरकार फिर शासन चलाती है। एक परिभाषा यहाँ पर अब्राहम लिंकन की दी गई है, ठीक है। उसमें कहा गया है लोकतंत्र जनता का शासन है जो जनता के द्वारा जनता के लिए चलाया जाता है। किसका शासन होता है? पब्लिक का खुद का शासन, पब्लिक खुद राज करती है, ठीक है, और जो जनता ही चलाएगी और जनता के लिए ही चला रही है।
डेमोक्रेसी को कई सारे टाइप्स में बांटा गया, जैसे कि पहला जो डेमोक्रेसी होती है वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस टाइप का जो स्वरूप है हमें मिलता है पुराने ज़माने में, भारत, चीन, रोम और यूनान। इसमें पूरे देश की जनता एक सभा या परिषद में इकट्ठी होएगी और अपने लिए कानून बनाती थी। मतलब डायरेक्ट खुद लोग इकट्ठा होते थे और नियम कानून बनाते, जैसे कि परिवार में कुछ चीज़ों को लेकर के नियम कानून बनाना है। घर में सारे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, और आपस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमें खाना इतने टाइम खाना है, इतने बजे उठना है, कुछ कुछ इस टाइप के नियम भी हो सकते हैं। अब ये केवल वहीं पर संभव है जहाँ पर लोग कम हों। अब जैसे कि भारत की बात कर लें तो इतनी करोड़ों में जनसंख्या है कि सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर के परिषद का निर्माण करके शासन नहीं चला सकते, सभा करके शासन नहीं चला सकते। इसके लिए हमें एक प्रतिनिधि चुनना पड़ता है। आज के बड़े बड़े राज्यों के युग में वैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र को व्यवहार में हम नहीं ला सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड के कुछ कैंटनों में और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ राज्यों में डायरेक्ट लोकतंत्र भी हमको देखने को मिलता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया में है। तो लोकतंत्र के इस रूप में जनता सीधे में या प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती शासन चलाने के लिए, बल्कि अपना एक लीडर चुन लेती है, सांसद, विधायक। इसके माध्यम से सरकार शासन का संचालन करती है। यही कारण है कि इसको प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी हम कहते हैं। ज़्यादातर देशों ने इस प्रणाली को अपना लिया, जैसे कि भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इसके एग्जाम्पल हैं। एक होता है गाइडेड डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं निर्देशित लोकतंत्र। सरकार का या फिर डेमोक्रेसी का ऐसा रूप, ठीक है, लोकतंत्र का ये संशोधित रूप होता है जिसमें प्रतिनिधित्व के स्थान पर परामर्श को विशेष महत्व दिया जाता। मतलब कि हमने प्रतिनिधि चुने तो हैं, लेकिन महत्व किसको देंगे? परामर्श को देंगे। उसको हम कहेंगे गाइडेड डेमोक्रेसी। मतलब ये हुआ कि देश का जो लोकप्रिय नेता है कई व्यवसाय के प्रतिनिधियों से परामर्श करके अधिकांश काम अपने विवेक से करेगा। इस लोकतंत्र का विचार 1957 में इंडोनेशिया की तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्ण ने दिया था। इस संदर्भ में उनका तर्क ये था कि लोकतंत्र का पश्चिमी प्रतिरूप ऐसे देश के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें साक्षरता और समृद्धि का स्तर बहुत निम्न है। एक स्वरूप होता है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं जनवादी लोकतंत्र। लोकतंत्र का ये रूप कब आया था सामने? जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ समाजवादी देश थे, हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, इसके अलावा रोमानिया आदि थे। इन्होंने इसको अपनाया भी था। इसमें क्या होता है, उत्पादन के जो प्रमुख साधन को या तो सरकार के कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन सरकार चलाने के लिए सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि छोटे बड़े व्यवसायी, किसान और कामगार मिलजुल कर सरकार चलाते हैं। ऐसा इसमें प्रावधान किया जाता है। इस लोकतंत्र का दोष ये रहता है कि इसमें व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रताओं को अनदेखी किया जाता और उसमें भारी कटौती होती है। अगली न्यूज़ हमारी है एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड। एशियाई विकास बैंक जिसको हम कहते हैं, एशियाई विकास बैंक एक सेक्टोरल डेवलपमेंट बैंक माना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एशिया महाद्वीप के देशों के आर्थिक विकास को सरल बनाने के लिए। इसका मतलब ये है यदि किसी को लोन चाहिए तो उसको लोन मिलेगा। एडीबी का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्य देशों के साथ में हुई थी। एडीबी ने ही एक रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया गया है कि यदि लर्निंग लॉस हो रहा है किसी भी देश में, इससे कि इंडिया उस देश की या फिर इंडिया की जीडीपी में प्रभाव पड़ना है। लर्निंग लॉस से हमारी इंडिया की जीडीपी में भी असर पड़ने वाला है, ऐसा कहना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। 3.2% डिप लाइकली ड्यू टू कोविड स्कूल क्लोजर। ये गिरावट 3.2% की हो सकती है। यूनेस्को का ये डाटा है, उसी ने ही एक ग्राफ तैयार किया है जो बताता है कि इंडिया
क्लोज्ड फॉर 82 वीक्स। इंडिया ने 82 हफ्ते अपने स्कूल को बंद रखा था ड्यूरिंग द पेंडेमिक। ये चार्ट बताता है लेंथ ऑफ स्कूल क्लोजर, कितने दिनों तक स्कूल बंद रहे इन द सिलेक्टेड कंट्रीज़। तीन डंडे यहाँ पर बनाए गए हैं। पहला जो है वो बताता है स्कूल क्लोज़र को, दूसरा फुल क्लोज़र और तीसरा पार्शियल क्लोज़र। मतलब कि टोटल दोनों को जोड़ दोगे तो ये वाला निकलेगा तीसरा, पूरा क्लोज़र पार्शियल क्लोज़र। ग्राफ को देख लीजिए, यहाँ पर पहला नंबर आ रहा है इंडिया का यहाँ पर, ठीक है, 80 हफ्ते के लिए इसको बंद किया गया। सेकंड में थोड़ा सा ही अंतर है नेपाल का, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इंडिया का यहाँ तक गया ब्लू वाला, फिर नेपाल का नंबर आया, फिर आया इंडोनेशिया का, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, हांगकांग, ताइपेई और जापान। जापान देखा जाए तो कितना वीक के लिए बंद किया था अपने स्कूल, लगभग 10 से 20 के बीच में ही इसका स्कूल क्लोजर रहा था। तो हमारे इंडिया की जीडीपी विच इज़ अमंग द कंट्रीज विद द लॉन्गेस्ट स्कूल क्लोजर ड्यूरिंग द कोरोना विल सी द हाईएस्ट डिक्लाइन इन साउथ एशिया। जीडीपी में हमें गिरावट देखने को मिली साउथ एशिया में ड्यू टू लर्निंग लॉसेस फॉर द यंग। ठीक, इस चक्कर में हमारी जीडीपी में भी हमें लॉस देखने को मिला है। एक वर्किंग पेपर है जिसको पब्लिश किया गया था एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक के द्वारा, उसने ये बात सामने लाई है। रिकॉर्ड मतलब मानना किसी भी चीज़ को। स्टार्टिंग किया जाता है 10.5 बिलियन डॉलर डेंट इन 2023, है ना। 2023 में कितना नुकसान होगा, 10.5 बिलियन डॉलर का। द कंट्रीज इकोनॉमी कुड टेक ए नियरली 99 बिलियन डॉलर हिट बाय 2030। और इसी से 2030 आते आते तक हमारा देश 99 बिलियन डॉलर लॉस उठाएगा, ट्रांसलेटिंग इनटू ए 3.19% रिडक्शन इन जीडीपी फ्रॉम द बेसलाइन ग्रोथ ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द पेपर ऑन पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोरोना रिलेटेड स्कूल क्लोजर। यहाँ पर शीर्षक दिया गया था, उसका नाम बताया गया, क्या नाम था, पोटेंशियल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोरोना रिलेटेड स्कूल क्लोजर। इस प्रकार से देखा जाए तो ओवरऑल जितना भी लॉस होने वाला है जीडीपी में, उसका 10% कहाँ पे जा रहा है, उसका 10% हिस्सा इंडिया के खाते में आ रहा। ठीक है, मान के चलिए इस प्रकार से बताया जा रहा है लर्निंग लॉस हुआ है, उससे पूरे विश्व में जीडीपी कितने परसेंट गिरने वाली सभी देशों की, उसका 10% हिस्सा भारत का रहेगा। ठीक है, टोटल जो ग्लोबल जीडीपी लॉस होने वाला है वो 943 बिलियन डॉलर का होगा, ऐसा एस्टिमेशन लगाया है एडीबी ने। ठीक है, और ये डाटा दिया गया है 2030 तक। इसमें से भी विथ जॉब्स फॉर स्किल्ड लेबर, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास में स्किल है उनकी जॉब में 1% की गिरावट आएगी। जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनकी जॉब में 2% हर साल की गिरावट आने वाली 2030 तक का ये डाटा दिया गया है। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर सिग्निफिकेंट या मैंने पर्याप्त पॉपुलेशन है स्कूल चिल्ड्रन की, इसके अलावा इस कॉलेज जाने वाले जो रूरल एरियाज़ हो गए हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र हो गए हैं जहाँ पर लोग कॉलेज जाते थे, एंड इन द पुरेस्ट एंड द सेकंड वेल्थ क्वानिटाइल। ठीक है, इसके अलावा जो गरीब देश हो गए हैं और जो सेकंड नंबर के जो आप कह सकते हैं क्वारंटाइन वर्ड यहाँ पर आया है, इसका हम अर्थ देख लेते हैं। तो इस टाइप के जो एरिया थे, जैसे कि जहाँ पर बच्चों की ज़्यादा तादाद है, ठीक है, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है। दूसरी बात, कॉलेज जाने वालों की संख्या ग्रामीणों में। इसके अलावा जो गरीब से गरीब लोग हैं और जो मीडियम परिवार वाले लोग हैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट रहे हैं, सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वो एक्सेस नहीं कर पा रहे थे स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का नीडेड टू स्टडी ऑनलाइन, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन
अच्छे से नहीं रहता है, नेटवर्क नहीं रहता, किसी के पास मोबाइल फ़ोन नहीं रहता है, इस कारण से वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाए हैं। लर्निंग और अर्निंग लॉस दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पोर्शन ऑफ द इम्पैक्टेड पॉपुलेशन होता है विल माइग्रेट टू द अनस्किल्ड लेबर फोर्स। जो व्यक्ति पढ़ लिख कर कुछ हुनर सीख सकता था, अब उसने अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया है, तो अब वो किस कैटेगरी में चला गया है? अनस्किल्ड लेबर फोर्स में चला गया है, ऐसा पेपर का कहना। तो इंडिया का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वर्क फोर्स का, वो बनता है अनस्किल्ड लेबर से। 408.4 मिलियन लोग अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं एज़ पर द एडीबी पेपर्स एस्टिमेशन, कंपेयर टू 72.65 मिलियन स्किल्ड वर्कर। मात्र 72 मिलियन स्किल्ड वर्कर हैं इंडिया की पास में। तो एब्सोल्यूट चेंज की बात कर लो तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस रहा है, हाईएस्ट जीडीपी डिक्लाइन रहेगा साउथ एशिया में। कितना? 98.84 बिलियन डॉलर। कब तक? 2030 तक। परसेंटेज की टर्म में देखोगे तो जीडीपी डिक्रीजेज बाई 0.34% इन 2023, 1.36 इन 2026 और 3.19% इन 2030। स्कूल के बंद होने से न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व प्रभावित होने वाला। स्कूल क्लोजर लीड टू डिक्लाइन इन ग्लोबल जीडीपी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सभी देशों की जीडीपी में गिरावट देखने को मिलेगी और दूसरा रोजगार में भी गिरावट देखने को मिलेगी। मोरेवर द लॉसेस इन ग्लोबल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ओवर टाइम। अब लॉसेस जो हुआ है ग्लोबल जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ओवर द टाइम, इसमें टाइम बहुत लग जाना है रिकवर होने में। डिक्लाइंस बताया गया है ग्लोबल जीडीपी में कितना होगा 2024 तक 0.19%, 2028 तक 0.64% और 1.1% की गिरावट 2030 तक आने वाली है। एक न्यूज़ आई है जिसमें बताया जा रहा है ये जो ऑफिसर्स लोग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, कपल है, आईएएस कपल है, ये लोग अपने डॉग को यहाँ पर स्टेडियम में घुमाने के लिए क्या काम कर दिए थे, स्टेडियम वालों को बोल दिए थे कि आप जो है शाम को 7 बजे हर दिन स्टेडियम को खाली कर दीजिए। इस चक्कर में क्या काम करना पड़ता था, जो एथलीट्स लोग आते थे उनको फिनिश करना पड़ता था उनकी ट्रेनिंग जल्दी ही डेली। जब ये न्यूज़ आई सामने तो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने जो आईएएस कपल है संजीव खैरवार और रिंकू दुग्गा इनका ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। कहाँ कहाँ पर इनका ट्रांसफ़र किया है ये आप देख लेते हैं। तो जो मिस्टर खैरवार हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू यूनियन टेरिटरी लद्दाख और मिस जो दुग्गा हैज़ बीन पोस्टेड टू अरुणाचल प्रदेश। अलग अलग जगह इनकी पोस्टिंग कर दी है, एक तो अरुणाचल प्रदेश और एक को लद्दाख भेज दिया है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मनरेगा से रिलेटेड, ठीक है। गांव में जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं, वर्कर रहते हैं, उनका पलायन शहरों की तरफ ना हो, इसको रोकने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी 2005 में, मनरेगा एक्ट 2005 के माध्यम से, ठीक है, ताकि उनको गांव में ही रोज़गार दिया जा सके और देश की जो इकोनॉमी है चलती रहे, लोगों का शहरों की तरफ पलायन ना हो सके, महिलाओं की भागीदारी भी इसमें होनी चाहिए और उनको काम की गारंटी प्रोवाइड की गई थी। पहले इसको नरेगा कहा जाता था, बाद में इसका नेम चेंज करके मनरेगा रखा गया था। तो इसमें बताया जा रहा है ऐप बेस्ड जो अटेंडेंस सिस्टम है उसने गांव के जो वर्कर हैं जो मनरेगा में काम करने वाले थे उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। इसमें क्या हो गया था ना कि जो मनरेगा है, मनरेगा में अनिवार्य कर दिया था 16 मई से कि आपकी जो अटेंडेंस है वो फ़ोन के माध्यम से ही होना। लेकिन कई सारे ग्रामीण जो लोग हैं उनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं महिलाएं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मेड कैप्चरिंग ऑफ अटेंडेंस थ्रू इट्स ऐप। अटेंडेंस किसके माध्यम से होगा? मनरेगा के एप्लीकेशन के माध्यम से होगा।
नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम कंपलसरी कर दिया गया था 8 वर्क साइट, जहां पर 20 या फिर 20 से भी ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, किसके अंडर में, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंडर में। कई सारी समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हुई, जैसे कि कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है, इंक्लूडिंग पैची इंटरनेट कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज़। इसके अलावा लिटिल और नो टेक्निकल सपोर्ट, इसके अलावा कोई भी टेक्निकल सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता है। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था इस एक्सरसाइज को पायलट प्रोजेक्ट के बीच में 21 मई पिछले साल। फिर इनिशियली द यूटिलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन वाज टू बी वॉलंटरी, ये जो इसको इंस्टॉलेशन है वो वॉलंटरी बेस पर था, ज़रूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था। बट फ्रॉम द 16 मई इट हैज़ बीन मेड मैंडेटरी, लेकिन 16 मई से सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया था। अब मिनिस्ट्री का जो डायरेक्टिव होता है वो क्लेम करता है दैट द ऐप विच रिक्वायर्ड 2 टाइम स्टैम्प्ड एंड जियो टैग फोटोग्राफ्स ऑफ द वर्कर इन ए डे। मतलब कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रख दिया गया है कि 2 टाइम का स्टैम्प लगेगा और इसके अलावा उनकी फ़ोटोग्राफ भी ली जाएगी, जियो टैग्ड फ़ोटोग्राफ्स भी इसमें लिया जाना, ताकि जो काम है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो सके और इंक्रीज़ हो सके सिटीजन ओवरसाइट में। ज़्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, जो वर्कर की फैमिली होती है ना, वो महिलाओं को सेल फ़ोन नहीं दिला पा रही है, इसीलिए कई सारी जो महिलाएं हैं वो काम से ड्रॉप आउट कर ली। फिर भी एक ऑफिसर है, उनका कहना है कि हमने जो है 15,000 वुमेन को वर्क में मोबिलाइज़ किया है 30 साइट, लेकिन जो अनिवार्य कैप्चरिंग हो गया है अटेंडेंस एप्लीकेशन के माध्यम से, इससे वो एक्सक्लूज़न हो जा रहा है उनका, मतलब वो काम में नहीं आ पा रही या फिर काम से बाहर हो जा रही, क्योंकि ज़्यादातर उनमें से महिलाओं के पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है और वो डिपेंड करती हैं उनके पति या फिर अदर मैन इन देयर फैमिलीज़। सो इसेंशियली वी आर ऑन द रिवर्स गियर, इसलिए हम जो है अभी रिवर्स गियर पर चले गए, ऐसा कहना निखिल सिनॉय एसोसिएटेड विद द राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन।